Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narwal Resume. Today, I will start a new chapter named Preposition. आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन को नाउन का लीगली एडवाइजर कहा जाता है, जो नाउन के दिशा और दशा दोनों को तय करता है। जैसे कोई एक वकील जो है वो किसी क्लाइंट को यह सलाह देता है कि कब और कैसे किस चीज से बचना है और क्या करना है ताकि आप कानूनन सेफ रहें, वही काम ग्रामर में प्रीपोजिशन। तो आपने ठेठ भाषा में जान लिया कि प्रीपोजिशन इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ नाउन। प्रीपोजिशन जो है वो एक नाउन का लीगल एडवाइजर। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसकी यह वास्तविक परिभाषा नहीं है, बल्कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ नाउन। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन का एक कानूनन सलाहकार है जो उसकी दिशा और दशा दोनों तय करता है, जो बताता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है और किससे बच के रहना है, ये नाउन के संदर्भ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और कोशिश की जाएगी बहुत ही इंटरेस्टेड ढंग से आपको पढ़ाने की। बाकी आप कितना समझ पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बेहिचक जो भी मन में डाउट होंगे वो। तो देखिए, सबसे पहला जो बात है वो इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये होता है प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, और पोजिशन का मतलब हो गया उसकी स्थिति। तो ये नाउन के पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है, नाउन के पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, दिस फैन इज ओवर माई हेड। यह जो पंखा है वो हमारे सर के ऊपर है। देखिए, ये माई हेड के पहले आकर के ओवर जो है वो इसकी क्या कर रहा है, पोजीशन। तो पोजीशन उसकी स्थिति बता रहा है। तो प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के ठीक पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है। दूसरा काम जो नाउन करता है वो होता है उस नाउन का रिलेशन बताना। नाउन जो है वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध को भी बताता है। जैसे ये तो आपने देख लिया कि प्रीपोजिशन का मतलब हो गया जो नाउन के ठीक पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन रिलेशन को कैसे वो इंडिकेट करता है, as a relation, how preposition works, कैसे रिलेशन को वो इंडिकेट करता है। जैसे आप लिखते हैं द कलर ऑफ माई शर्ट इज पिंक। मेरे जो शर्ट का जो रंग है वो क्या है, गुलाबी है। तो देखेंगे माई शर्ट ऑफ और द कलर, यहाँ पे जो ऑफ है वो माई कलर और दी कलर के बीच एक संबंध को बताता है। तो यहाँ पे ऑफ जो है वो रिलेशन है। तो इस प्रकार आपने देखा सिंपली वे में कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन की स्थिति को और नाउन के संबंध को बताता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रीपोजिशन इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रीपोजिशन आपका है, ठीक है, ये आपका दो चीज बताया। एक बताया आपका पोजीशन और दूसरा आपका बता दिया आपका रिलेशन।
पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति, जैसे पंखा की स्थिति क्या है, तो हमारे सर के ऊपर है। कैसा है, तो लंबवत है, परपेंडिकुलर की स्थिति में है, तो वहां पे ओवर का प्रयोग करेंगे। उसका मतलब भी ओवर का मतलब पर होता है ना। देखिए ऊपर का तीन अर्थ है, ऊपर के लिए तीन प्रीपोजिशन आते हैं, ऑन भी आते हैं, ओवर भी आते हैं और एबव भी आते हैं। जैसे मान ले जाए कि ये आपका डेस्टर है, तो डेस्टर मान लीजिए टेबल के ऊपर रख दिए, तो डेस्टर का जो निचला जो उसके जो अंदर का जो वह उसको हम क्या कहते हैं, बिलो सरफेस जो है, उसके अंदर का जो एरियाज है वो टेबल के ऊपरी अपर एरिया से वो क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो वैसा ऊपर जो ऊपर और नीचे दो वस्तु, जिसमें एक वस्तु का ऊपरी सिरा और दूसरे वस्तु का निचला सिरा जब आपस में स्पर्श करते रहते हैं, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्लास को आप टेबल पे रख दीजिए, तो ग्लास का जो निचला सिरा है वो टेबल के ऊपरी सिरे से स्पर्श करेगा, सो वी यूज टू ऑन इन स्पाइट ऑफ, या सॉरी, इन स्टीड ऑफ, अगेंस्ट ऑफ, अप। तो वहां पे ऊपर के लिए, पर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कब, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से स्पर्श करती है, किस स्थिति में, ऊपर नीचे की स्थिति। दूसरा आपके ऊपर की स्थिति के लिए, पर की स्थिति के लिए आपका फैन का एग्जांपल मैंने दिया। द फैन इज ओवर माई हेड, हमारे सर के ठीक ऊपर, जो स्पर्श नहीं करती है लेकिन एक परपेंडिकुलर, एक लंबवत की स्थिति बनाती है, तो उस स्थिति में हम ओवर का, ठीक है। और जो हमारे सर से बिल्कुल ऊपर है, एक क्षैतिज है, एक अनंत है, असीम है, तो उसके लिए हम एवं का। तो एक ही ऊपर के लिए हम अलग अलग प्रीपोजिशनल वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने फिर से मैं इसे बता देता हूं कि जब एक वस्तु का ऊपरी सिरा दूसरे वस्तु के निचले सिरे से स्पर्श करता है, या दूसरे वस्तु के निचले सिरे किसी दूसरे वस्तु के ऊपरी सिरे से स्पर्श करता है, जैसे टेबल पे रखी हुई गिलास, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा केस, जब कोई वस्तु हमारे सर के ठीक परपेंडिकुलर अवस्था में हो, लंबवत स्थिति में हो, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और कोई वस्तु हमारे सर के बिल्कुल फैला हुआ हो, क्षैतिज हो, तो वहां पे हम एवर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपने एक प्रीपोजिशन का छोटा सा एग्जांपल देखा कि एक ही पर के लिए तीन आते हैं और तीनों के खास खास पोजिशंस हैं। ये पोजिशन की बात। दूसरा मैंने बताया कि प्रीपोजिशन नॉट ओनली इंडिकेट पोजिशंस बट आल्सो डिनोट्स रिलेशन। मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन न केवल पोजिशंस को बताता है बल्कि रिलेशन को भी बताता है। जैसे द कलर ऑफ माई शर्ट इज गुड, माई कलर, द कलर और माई शर्ट के बीच के एक संबंध को बताया ऑफ। तो इस प्रकार प्रीपोजिशन रिलेशन का भी काम। तो आप कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ लीगली एडवाइजर, प्रीपोजिशन डिनोट्स पोजीशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन। प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन और पोजीशन दोनों बताता है किसी नाउन को, ठीक है। तो ये आपने एक, मैंने आपको एक राउंड फिगर में समझाने का कोशिश किया है कि आखिर प्रीपोजिशन होते हैं। अब एक ऑफिशियल ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका हम परिभाषा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, पहले इसका इंट्रो लिख लेंगे। Preposition shows the position and relation of pronoun। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन का पोजीशन और उसके रिलेशन दोनों को बताता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, the class is on the day। यहाँ पे जो ऑफ का ऑन है वो पोजीशन। दूसरा लिख सकते हैं, द पेजेस ऑफ माई नोट, मेरे नोटबुक के पेजेस, यहाँ पे ये जो है वो
तो आपने इंट्रोडक्शन इसका देखा। अब इसके देखिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या लिखो। तो अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, अ प्रीपोजिशन is a word displaced before a noun to show its position and relation। प्रीपोजिशन जो है वो एक ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन के ठीक पहले आकर, उसके पहले आकर उसका स्थान प्रीपोजिशन का नाउन के पहले होता है, वहां पे आकर वो उसकी पोजीशन और रिलेशन दोनों को वो बताता है। इसको थोड़ा सा और सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखिए एक चीज और है आपका, जैसे इसी परिभाषा को लिखते हैं नोट वन। द नाउन और प्रोनाउन, नाउन की भी पोजीशन बताती है और प्रोनाउन। which is used with a preposition, with a preposition is called the object of the preposition, of the एग्जाम्पल देखिए दिया है, द बुक लाइज इन योर हैंड्स। मैंने बताया कि प्रीपोजिशन आपका रिलेशन और पोजीशन दोनों को इंडिकेट करता है। इसमें फर्स्ट बात आती है कि द नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, जो कि एक प्रीपोजिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में। ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, वर्ब के बाद या जिस क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे द बुक लाइज इन योर हैंड्स, किताब कहाँ पड़ा है, किताब की पोजीशन कहाँ पे है, इन योर हैंड्स। तो यही जो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रीपोजिशन के साथ हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। कहने का तात्पर्य नोट वन में यह बताया जा रहा है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यही है, the noun or pronoun which is used with a preposition is called the object of the preposition। संज्ञा या सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के साथ किया जाता है एज ए कर्म के रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम प्रीपोजिशन का कर्म कहते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इन दिस सेंटेंस योर हैंड्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इस वाक्य में योर हैंड्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, इसे हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन। तो अब देखिए केस 2 या नोट 2 की देखिए क्या स्थिति बनती है। नोट 2 की आपकी स्थिति है, in the given paragraph
पैराग्राफ एट द टॉप या एट द बिलो, के नीचे लिखूंगा एट द बिलो इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, इसे देखिए समझना क्या है इसमें कि इन द गिवन पैराग्राफ, देखिए इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज ए पैराग्राफ के रूप में, जहाँ पे दूसरे नोट में बताया जाएगा कि जो पैराग्राफ जो दिए गए हैं जो नीचे में इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वो कैसे प्रीपोजिशन के और भी ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो देखिए पहले इसके पैराग्राफ को लिखना जरूरी है, शुरू में ही लिख देना चाहिए, टैग मिस हो गया। जैसे आप किसी यही पैराग्राफ में द बुक लाइज इन योर हैंड्स, और इट इज ऑन योर टेबल। You are at the table. You are trying to learn from the book. What is enough? What is enough for the time? देखिए बातें जो है नीचे नोट 2 की जो बातें हैं कि इन द गिवन पैराग्राफ, यही देखिए आपका गिवन पैराग्राफ दिया हुआ है। एट द बेलो, नीचे की जगह पे जगह नहीं था इसलिए मैं इसे ऊपर लिख दिया, इसलिए आप इसको एट द बेलो भी लिख सकते हैं। इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन, तो जो भी प्रीपोजिशन आए हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, आप इस पैराग्राफ को देख लीजिए। द बुक लाइज इन योर हैंड, देखिए आपका पहला प्रीपोजिशन आपका और इट इज ऑन योर टेबल, यह किताब जो है वो या तो आपके हाथ में है या इट इज ऑन योर टेबल। देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ भी है, यहाँ पे। यू आर एट द टेबल, आप जो है वो टेबल के समीप हैं। यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द बुक, आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टू जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आया है, वो यहाँ पे इंफिनिटिव के रूप में। ओके, आप प्रयास कर रहे हैं सीखने के लिए फ्रॉम द बुक, किससे, किताब से। देखिए ये प्रीपोजिशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज एनफ फॉर द टाइमिंग, क्या पर्याप्त उचित समय है इसके लिए, तो यहाँ पे फॉर आपका प्रीपोजिशन है और द टाइमिंग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो नोट 1 और नोट 2 बस यही इंडिकेशन करता है कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रायः आते हैं या उसका प्लेस करते हैं। तो इस प्रकार आपने अब तक ये देखा कि नाउन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो नाउन इज अ लीगल एडवाइजर। आपने जाना कि नाउन करता के प्रीपोजिशन करता क्या है। तो प्रीपोजिशन, सॉरी फिर से आप एक बार ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ नाउन। करता क्या है, तो वो नाउन का एक लीगल, कानूनन एक सलाहकार है जो उसके दो चीजों पे ध्यान रखता है, उसके एक पोजीशन पे और दूसरा रिलेशन। आपने परिभाषा में भी देखा कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आकर उसकी स्थिति या संबंध को बताता है। उसके बाद मैंने आपको नोट 1 और नोट 2 की स्थिति बताते हुए बताने का प्रयास किया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन किसे है। तो नाउन जब प्रीपोजिशन को अपने साथ रखता है तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आते हैं जिसका प्रभाव, जिसका फल, जो उसका नेचर है ऑब्जेक्ट का, वो उस प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, इस पैराग्राफ में साफ है
कि कहाँ पे प्रीपोजिशन आए हैं और उसके साथ किस तरह से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जुड़े हैं। तो आपने अब तक इंट्रोडक्शंस, डिफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और उसकी जो नोट्स हैं, उसकी जो क्या अवस्थाएं बनते हैं वो आपने सीखा। अब बारी आती है कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, नाउन के कितने प्रकार हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपके होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्रेज प्रीपोजिशन, और चौथा जो होते हैं वो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो चारों की मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहला है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। तो आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो आप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के जो हैं वो आपके 4 प्रकार हैं। आपका जो पहला है वो है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा जो है वो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा जो है वो आपका फ्रेज प्रीपोजिशन, और चौथे नंबर का जो आपका प्रीपोजिशन है उसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यही 4 प्रकार के आपके जो है वो प्रीपोजिशन। अब देखिए सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल सा। सिंपल का मतलब क्या होता है, आप सिंपल बॉय या सिंपल लड़की को कैसे आप डिफाइन करते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सा होता है। उसी प्रकार सिंपल प्रीपोजिशन का तात्पर्य वैसे प्रीपोजिशन से है जिसके आगे या पीछे कुछ नहीं लगे होते। आगे या पीछे जो लगने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको इंग्लिश में हम मोर्फेम्स, ठीक है। मोर्फेम्स जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, वैसे ही इंग्लिश में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स, प्री माने हो गया पहले, जो पहले आकर के फिक्स हो गया और उसके अर्थ को बदल दिया, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स जो बाद में आने वाले शब्दांश होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लग कर करके उसके अर्थ को बदलते हैं। जैसे आपने हिंदी का पहले एग्जाम्पल देखिए, हार, हार के पहले आप उप लगा देते हैं। उप क्या है, उपसर्ग है ना, तो उपहार बन गया, एक नया अर्थ बन गया। उसी प्रकार मान ले जाए सफिक्स, जैसे चूड़ी है, चूड़ी एक शब्द है, उसके साथ लग गया बाला प्रत्यय लग गया तो बन गया चूड़ी वाला। तो इस प्रकार हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का आप एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, एबल, एबल के पहले आप लगा दीजिए अन, बन गया अनेबल। बॉट, बॉट के पहले ए लगा दीजिए, बन गया है वाउट। फोर, FOR, फोर, उसके पहले लगा दीजिए प्रीफिक्स के रूप में BE, तो बन गया बिफोर, ठीक है। अब सफिक्स का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, लुक के साथ लगा दीजिए आप, बन गया आपका लुक अप। टेक केयर के साथ आप लगा दीजिए ऑफ, बन गया आपका टेक केयर ऑफ। चाइल्ड के साथ लगा दीजिए वुड, सफिक्स, बन गया आपका चाइल्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंग्लिश में प्रीफिक्स आगे लगते हैं और सफिक्स पीछे लगते हैं। कैसे लगते हैं वो मैं अलग से क्लास में बताऊंगा, जब मैं वर्ड फॉर्मेशन सिखाऊंगा। इसमें मैं रूट मीनिंग बताऊंगा कि किस प्रकार एक मीनिंग से बहुत सारे मीनिंग्स को मैं बनाता हूँ। ये भी सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अभी बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन का तात्पर्य वैसे प्रीपोजिशन से है जिसमें ना तो प्रीफिक्स आते हैं और ना ही सफिक्स आते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ऑन, इन, एट, फॉर, आफ्टर, ठीक है। तो ये सब जो है वो ना तो आगे में प्रीफिक्स लगा हुआ है और ना ही इनके पीछे का सफिक्स। कंपाउंड प्रीपोजिशन का तात्पर्य क्या हो गया? कंपाउंड प्रीपोजिशन में आपके वैसे प्रीपोजिशन आते हैं जो या तो प्रीफिक्स रखते हैं या सफिक्स रखते हैं। जैसे बिफोर, देखिए फोर के पहले बी लग गया। बिहाइंड, देखिए हाइंड के पहले बी लग गया। तो इसी प्रकार बहुत सारे और भी हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसका निर्माण इज मेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स, जो प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से बनते हैं। तीसरा जो है वो आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, है ना, विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज जो होते हैं वो शब्दों का एक समूह होते हैं जिसके अपने अर्थ तो होते हैं लेकिन उनके पूर्ण अर्थ नहीं, ठीक है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, देखिए इसमें तीन वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ, तो ये तीन वर्ड से एक फ्रेज बन गया जिसके अर्थ निकलते हैं के बावजूद, लेकिन ये पूर्ण अर्थ को नहीं बताते हैं क्योंकि ये बाद में प्रयोग होंगे। तो जो प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में आते हैं जैसे इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना, एज लॉन्ग एज, तो इस प्रकार ये जो है वो फ्रेज प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? तो वैसे प्रीपोजिशन जो पार्टिसिपल के रूप में होते हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं? तो पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो आपके वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं। वर्बल एडजेक्टिव्स का तात्पर्य हो गया जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। जैसे आई सॉ और रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। तो रन क्या है? क्रिया है, एक्शन है। दौड़ना ना लगा हुआ है तो वो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे वो विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, एक्शन में है, तो वो क्या हो? वर्ब हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो आई सा रनिंग हॉर्स में जो रनिंग है अर्थात रन प्लस आई एन जी है, यानी जो बिफोर है वो है पार्टिसिपल। तो यदि पार्टिसिपल के रूप में प्रीपोजिशन आते हैं तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और ये पार्टिसिपल जो होते हैं, पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया के चौथे रूप वर्ब प्लस आई एन जी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। क्रिया के तीसरे रूप जो कि एक परफेक्ट एक्शन को बोध कराते हैं, है ना, कंप्लीट एक्शन को बोध कराते हैं, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे आई सॉ फेवरेट फ्लावर, इसमें देखिए ईडी लगा हुआ है, बी लगा हुआ रहे, ईएन लगा हुआ रहे, तो देख के पकड़ लीजिएगा कि ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि इससे कंप्लीट एक्शन का बोध। मैंने एक मुरझाए हुए फूल को देखा। फूल क्या हो गया? मुरझा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या होता है कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल के पहले, मतलब डी, ईडी, ईएन के पहले हैज हैव हैड का प्रयोग कर देते हैं, है ना, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो इस प्रकार आपने प्रीपोजिशन के प्रकार को समझा। विदाउट प्रीफिक्स और सफिक्स जो प्रीपोजिशंस आते हैं उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से जिन प्रीपोजिशन का निर्माण होता है उनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। उसी प्रकार वैसे प्रीपोजिशन जो एक फ्रेज के रूप में आते हैं उनको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। उसी प्रकार वैसे प्रीपोजिशन जो एक पार्टिसिपल के रूप में आते हैं उन्हें हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करा देता हूँ ताकि आपको काम आए कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके लिए। तो आप इसको लिखने के लिए तैयार हो जाए। फर्स्ट है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन इसका डिफाइन करेंगे। दे आर द simple words, they are the simple words used as preposition,
इसमें सिंपल वर्ड्स आते हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं, जैसे आपका एट हो गया, बाई हो गया, फोर हो गया, फ्रॉम हो गया, इन, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑन, आउट, ओवर, थ्रू, इन, टू, अंडर, अप। इन सारे प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स में आप देखे होंगे कि किसी में प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है। तो सिंपली वर्ड्स वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल प्रीपोजिशन बराबर सिंपल वर्ड्स ही आप। दूसरा जो आपका प्रीपोजिशन है वो है आपका कंपाउंड। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर मेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्सेस। ठीक है, इसका आप एग्जांपल लिख लीजिए। दे आर जनरली formed by prefixing or preposition usually a on or। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्रीफिक्सिंग और प्रीपोजिशन जो किसी प्रीपोजिशन में ए या बी ई जैसे प्रीफिक्स का प्रयोग कर करके हम बनाते हैं, है ना। नॉट ओनली वी यूज टू मेक बाय यूज ऑफ प्रीफिक्सिंग बट आल्सो यूज सफिक्सिंग, सफिक्स का भी प्रयोग कर करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको और लिख सकते हैं से। इसी में लिख सकते हैं नॉट ओनली we make prefixing but also use suffix। कहने का मतलब है कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग कर करके, है ना, जब आप सिंपल वर्ड्स में जोड़ देते, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स जब आप सिंपल वर्ड्स में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो आप लिख सकते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑब्लिक सफिक्स प्लस सिंपल वर्ड्स। ये आपका और इसमें जो बताया गया था आपका प्रीफिक्सिंग ए और बी, जिसमें बताया गया कि ए और बी का प्रयोग कर करके प्रीफिक्स के रूप में हम किस प्रकार का, तो देखिए आप एग्जांपल जैसे देखिए प्रीफिक्स का पहले जैसे देखिए आप अबाउट हो गया आपका, दूसरा एबव हो गया, अक्रॉस हो गया, along, amidst, among, around, before, behind,
below, beneath, okay? Beside, between, inside। ये प्रीफिक्स में देखिए, सब में देखिए ए लगा हुआ है, इसमें बी ई लगा हुआ है, देखिए इसमें आपका ई लगा, ठीक है। अब आप सफिक्स वाले एग्जांपल लिखेंगे, नोट कर लेंगे। सफिक्स कुछ देख लेंगे, जैसे आप अंडरनीथ, विदाउट, ठीक है। ये सब जो है वो आपके सफिक्स के उदाहरण हो गए। तीसरा जो आपके जो प्रीपोजिशन होते हैं वो है आपके फ्रेज प्रीपोजिशन। नंबर 3 में जो है वो है आपका फ्रेज। फ्रेज प्रीपोजिशन में आपका क्या है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ words is used with the force of a single preposition, it is known as a phrase preposition। एग्जाम्पल है, he succeeded in spite of obstacles। अब देखिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहते हैं कि जब शब्दों के समूह का प्रयोग, द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन, है ना, एक सिंगल प्रीपोजिशन के साथ शब्दों का समूह जब एक प्रीपोजिशन का रूप सा बनकर करके उभरते हैं या आते हैं, उन्हें हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब फ्रेज के रूप में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयों के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया कठिनाइयों के बावजूद, है ना, उसने सफलता को क्या किया। उसी प्रकार आपका जो चौथा जो आपका चौथा जो प्रीपोजिशन है वो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। When the participle of a verb acts as a preposition, it is known as a participle preposition। ठीक है, कहते हैं कि when the participle of a verb,
पार्टिसिपल, देखिए पल और पुल का क्या चक्कर। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, PAL लास्ट में हो गया तो प्रिंसिपल हो गया, और लास्ट में LE रहा तो वो पुल हो गया। PRINCIPLE, तो इसको हम प्रिंसिपल ना पढ़ के प्रिंसिपल पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में LE है, और AL रहेगा तो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि व्हेन द पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब, जब किसी वर्ब का जो पार्टिसिपल होता है, अर्थात जो वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं जिसकी चर्चा मैंने किया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, जब एक प्रीपोजिशन के रूप में आ जाते हैं, जब कोई पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन के रूप में आकर करके नाउन के रिलेशन और पोजीशन को बताता है तो उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, एक सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा सा है सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है आपका, देयर हैव नॉट बीन, देयर हैव नॉट बीन टू मेनी ceremonial rites in recent times wearing a participle। यही देखिए पार्टिसिपल, बिफोर those in the after month of December, they have not been to many communal riots in recent times। तुलना किया गया है, एक अपराध का, एक दंगे की तुलना किया गया है दिसंबर और दिसंबर के बाद के महीने। तो यहाँ पे देखिए आप एक शब्द जो देख रहे हैं, बैरिंग, BARRING लगा हुआ है, बिफोर है, तो वो एक पार्टिसिपल है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये पार्टिसिपल एक वाक्य में प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, आए हैं। तो जब कोई पार्टिसिपल एज ए प्रीपोजिशन के रूप में आकर नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को या पोजीशन को, उसके दशा दिशा को एज ए लीगल एडवाइजर के रूप में रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो आज के क्लास में आपने हंसते हंसते आपने सीख लिया कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन कहते किसको हैं, क्या है इनके नोट्स, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन हैं, और सारे प्रीपोजिशंस के प्रकार को आपने समझा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। कल मैं बारी बारी से बड़े ही खुशनुमा और सुकून भरे पल में हंसते हंसाते आपको कल से प्रीपोजिशन की कड़ी को और आगे सुंदर ढंग से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें अलग अलग प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं एज ए क्यूट्स के रूप में, ताकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रीपोजिशन जैसे बोर्डिंग सब्जेक्ट को आप बिल्कुल लाइटली व इंटरटेनमेंट के रूप में आप इसको पढ़ सकें। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कल से फिर सुकून भरा पल प्रीपोजिशन के संग शुरू होने वाला है। देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आज के लिए सूर्या को बस जाने की अनुमति दीजिए।